ये वैसे जॉब करते थे एमएनसी में, 15 साल इन्होंने जॉब की। उसके बाद इन्होंने अपना पैशन फॉलो किया ट्रैवलिंग का। तो मैं एवरेज दिखा देता हूँ क्या आ रही थी। तो आपको एक्सेसरीज का जानना है ना। गियर्स में भैया क्या क्या ज़रूरी होता है, गैजेट्स में मुझे क्या क्या, अगर कल को मैं ट्रैवल करूँ मुझे क्या क्या लेके जाना ज़रूरी है। आपका अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है? जैसे आप इतना ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, मतलब होता ही है, तो कभी होता है ना कि रिस्क, कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी, जैसे एक्सीडेंट छोटा मोटा। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है यार। अगर आप भी मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर बाइक से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आपको नहीं पता गियर्स वगैरह के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, अगर कंटेंट भी बनाना है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। बेसिकली आज मैं एक बहुत खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ यार। वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, उनको मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया जानता हूँ, मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। और वो मुझे मिले भी थे उत्तराखंड में, कहीं मैं भी ट्रैवल कर रहा था तब मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे दिखाया था फिर अपना कंटेंट। बेसिकली वो ट्रैवल कर रहे हैं बहुत टाइम से, गोवा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, और वो कंटेंट बनाते हैं। ये है उनका इंस्टाग्राम और ये उनका यूट्यूब, घुमक्कड़ भाटिया बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यार ये वैसे जॉब करते थे एमएनसी में, 15 साल इन्होंने जॉब की। उसके बाद इन्होंने अपना पैशन फॉलो किया ट्रैवलिंग का, और आज की डेट में यार वो फुल टाइम ट्रैवलर है और कंटेंट क्रिएटर है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला यार उनसे बात करने का, मिलने का। तो मैंने उनको बताया कि मैंने भी रिसेंटली बाइक ली है और मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए और चीज़ें डिस्कस करनी है बेसिकली। क्या पता हम मिल के कुछ आगे कहीं पे ट्रैवल कर पाएँ या कंटेंट बना पाए। तो उन्होंने बोला ठीक है आज मिलते हैं। और वो रहते हैं मेरे यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है यार, फरीदाबाद। तो बस वहीं निकल रहा हूँ मैं। तो एवरेज भी तुम्हें बता दूंगा यार क्या आ रही है। फर्स्ट सर्विस के बाद 43 किलोमीटर जा रहे हैं। बस अभी चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप, पेट्रोल खाली है भाई। तो गाइज़ फाइनली पहुंच गया भाई फरीदाबाद। ये पीछे भैया का घर है और बारिश इतनी भयंकर थी। तो मैं एवरेज दिखा देता हूँ क्या आ रही थी। तो 26.5 की एवरेज आई है। बहुत मैंने रफ़ भी चलाई है वैसे बीच में, और बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा तो हालत थोड़ी ऐसी हो गई। बाइक की हालत दिखा देता हूँ तुम्हें। तो बस यही दिक्कत है यार, बस इसमें कीचड़ बहुत उछला भाई, पीछे पूरा पैक वैग सब ख़राब हो गया। बट फाइनली पहुंच गया तो भैया को बुलाते हैं बस अब। और भैया क्या हाल चाल? वेलकम भाई वेलकम, फाइनली आ गए हैं भीगते भागते। बस भैया आ गया मैं भीगते भागते, लेकिन मिलना तो था ही आप बहुत टाइम से। चलो। और अभी आपका रिसेंट कौन सा ट्रिप था? अभी तो बस मैं महाराष्ट्र से वापस आया हूँ। महाराष्ट्र से 20 दिन का ट्रिप था। तो और भैया बताओ कैसा चल रहा है सब? बस यार सब मौज है, बैठो हाँ। फिर पकैती करते हैं। हाँ यार, तो भाई आपको मैं सब बताऊंगा गाइज। एक तो बाइक पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब आपके जो राइडिंग गियर्स होते हैं या फिर कोई माउंट्स हैं या फिर गैजेट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, सब बात करेंगे। और भैया आप बता देना ज़रा वो भी कि आपने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस, अपने कहाँ कहाँ घूमे हो, वो सब जनता सब जानना चाहती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी शाम हो रही है, अंधेरा होने से पहले पहले बाइक की बात कर लेते हैं, बाइक को रिव्यू कर देते हैं। हाँ वही तो, अभी हम सीधा चलते हैं। इनकी बाइक भी दिखाता हूँ आपको। इनके पास होंडा हाइनेस है और अपने पास अभी कुछ ज़्यादा लगा नहीं हुआ, तो भैया जो बताएंगे फिर उसको देखेंगे क्या क्या लगवा सकते हैं। तो बाहर ही चलते हैं सीधा। तो भैया की ये है होंडा हाइनेस और ये है अपनी भाई गोरिल्ला। तो अब भैया से यही पूछते हैं क्या क्या मेरे को अपनी बाइक पे लगाने चाहिए। माउंट्स हो गए और कोई लगेज के लिए जैसे वो सब लोग लगवाते हैं, और पता नहीं क्या क्या भैया बताएंगे। और इनकी बाइक पे क्या लगा हुआ है दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको एक्सेसरीज का जानना है ना। हाँ मतलब कि क्या क्या बेसिक ज़रूरत है जो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ कहीं। यार ये तो ना बाइक टू बाइक थोड़ा बहुत डिपेंड भी करता है। जैसे अच्छा। मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ बताता हूँ, मड फ्लैग। अच्छा। मड फ्लैग क्योंकि इसका ना थोड़ा मडगार्ड छोटा है, पूरा यहाँ इंजन तक पूरा गंदा कर देता था कीचड़। अच्छा। ये मड फ्लैप साथ में साथ ये पीछे वाला मड फ्लैप, अच्छा। दोनों ही मैंने लगवाए हैं और ये मेरे को एक्चुअल में बहुत यूज़फुल लगे हैं। ओके ठीक है। देन सेकंड थिंग, इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मैंने ये ऑक्सिलरी लाइट लगवाई है, लोकल है। अच्छा। लेकिन अभी तक सही काम कर रही है, 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके ठीक है। ठीक है। देन पर्टिकुलरली ट्रेवल पर्पज से ये बहुत ज़रूरी है, फ़ोन होल्डर, ताकि अपन मैप वगैरह देख पाएँ। अच्छा। एंड ये अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये बोबो का है। ओके। फ़ोन होल्डर भी ना 2 टाइप के आते हैं, जैसे एक तो वो कैंची जैसा होता है। हाँ, वो फ़ोन को डैमेज कर देता है। हाँ। इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। ओके। तो अगर कोई लगवाए तो इसी टाइप का ही लगवाए, है ना। ठीक है। देन एक चीज़ बहुत अच्छी है वो ये
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सेफ हो जाता है अगर कोई पिलियन राइडर बैठा हुआ है तो। ठीक ये इसको क्या कहते हैं अपना फुट रेस्ट। फुट रेस्ट, तो ये फुट रेस्ट लगवाया मैंने एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, बाकी फिर मैंने अपने पर्पस के हिसाब से लगाया, जैसे मतलब ये चीज़ें मेरे को लगता है कि हर किसी को लगवा लेनी चाहिए जब ये बाइक ले। इसके अलावा ये हो गया अपने पास कैमरे का माउंट, जहाँ पे मैं अपना एक सेकेंडरी कैमरा लगाता हूँ, इंस्टा 360 वगैरह। इंस्टा 360 है ना? ओके। एंड अच्छा, विंडशील्ड से बेनिफिट होता है? मेरे को लगता है कि अगर ना भी लगवाता चलता ऐसा। जाता है। हाँ, लुक आ जाती है लेकिन बाइक की। लुक आ रही है, थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन अब जब इतना चल रहे हैं ना, इतना लंबा लंबा, तो मेरे को फील नहीं होता कि बट मेरे आपका को। फोन सेफ है ना? लेकिन हाँ, हवा फोन से- सेफ, फोन बिल्कुल सेफ है। फोन सेफ, फोन सेफ है। राइट। ये चीज़ मैंने नोटिस में भी नहीं की थी। तो फोन पे बिल्कुल हवा नहीं आती, तो फोन स्टेबल फोन रहता है। सेफ है। Right. और लगेज के लिए आपने ये लगवा रखा है? लगेज के लिए मैंने ये लगवा रखा है, बट आई वुड से कि हाईनेस इज नॉट द बाइक जिसके लिए लगेज के लिए ये लगवाया जाए। रीज़न, अच्छा। हाईनेस का जो अपना बैलेंस है ना, हाँ हाँ। यहाँ पे अगर अपन 2 kg भी डालेंगे ना वजन, हाँ। तो उससे उसका बैलेंस थोड़ा वो होता है, तो वो वॉबल करने लगती है। अच्छा। हाँ, तो अपने को क्या करना पड़ता है, अगर लगेज है यहाँ पे, हाँ। तो मैं बिल्कुल भी मतलब कोशिश करता हूँ कि हाथ बिल्कुल ना छोड़ूं, रादर मतलब सिंगल हैंड पकड़ के भी ना चलाऊं, क्योंकि ये वॉबल करती है, खतरनाक उससे। तो आप लगेज वैसे इस पे बांधते हो या फिर वो सैडल बैग यूज करते हो? नहीं नहीं, सैडल बैग तो यहाँ पे आता है। हाँ। अच्छा, सैडल बैग से आ रहा है, ये सैडल स्टे भी लगाया है, अच्छा अच्छा। ये अलग से लगता है, ये मैंने कंपनी से ही लगवाया है। Okay, एंड ठीक ठाक है, मतलब मेरे ख्याल से 800-900 रुपये का लगा था ये। अच्छा। देन यहाँ पे जो लगेज लगता है वो होता है टॉप बॉक्स, हार्ड बॉक्स लगवाता हूँ मैं, ओके ओके ओके। जिसमें अपने थोड़े वैल्यूबल्स वगैरह रखते हैं, हाँ। है ना, लॉक हो जाता है। तो हाईनेस इज़ नॉट आइडियल फॉर दिस काइंड ऑफ लगेज। हाईनेस इस दायरे के अंदर जितना वजन डालना है डाल दो, पीछे डालोगे तो थोड़ा वॉबल करेगी। तो आपका एवरेज क्या देती है वैसे? कभी notice? एवरेज बढ़िया है, अराउंड 35 to 40। अरे वाह, सही मतलब आप समझ लो, अगर अराउंड 90 तक मैं इसको राइड कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। तो 40 के अराउंड आ जाएगी। Okay. 90 क्रॉस होते ही हाँ हाँ। एवरेज धीरे धीरे कम होती है। 100 क्रॉस होते ही फिर 2-4 kg मतलब किलोमीटर और कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मे बी अराउंड 35-36 आ जाएगी। सही है फिर तो। सही है, 34-35 आ जाएगी 100 के बाद। सही है फिर तो। आप And बताओ मेरी बाइक को देख के मुझे क्या क्या एक और चीज़ रह रही है, वो है ये लेग गार्ड। अच्छा, लेग गार्ड तो आई थिंक सब लगवाते ही हैं। वो सब लगवाते हैं, हाँ। बट लेग गार्ड चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने लेग गार्ड लगाया था, वो ना कुछ ऐसी सी शेप थी, उसका स्लाइडर यहाँ पे था। अच्छा। तो वो क्या था, वो मैं जब ऐसे चलता था ना, मेरे यहाँ पे टकराता था। ओके। तो उस टाइम पे मेरे से थोड़ी गलती हुई थी। ये लेग गार्ड क्या है कि इसका स्लाइडर यहाँ पे है, तो मैं जब चलता हूँ कभी थक जाता हूँ, तो मैं इसके पैर ऐसे एक्सटेंड कर पाता हूँ, ओके और ठीक है। या फिर ऐसे रख पाता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। बस आई थिंक यही सब मैंने लगवा रखा है। सही है। और अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या मैं ज़रूरत है जो मुझे करवाना चाहिए? अभी ये बिल्कुल जीरो है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। ये सब कंपनी फिटेड है जो भी लगा हुआ है। जो अभी, हाँ, एक्सेसरी मेरी कंपनी फिटेड है सारी। मैंने यार- रेडिएटर गार्ड लगवाया है, सम गार्ड लगवाया है, हेडलाइट ग्रिल लगवाई है, और ये मिरर्स लगवा लिए थे, ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये मैं वही सोच रहा था, मेरे को लगा कि ये स्टॉक मिरर्स तो स्टॉक में नहीं है, स्टॉक नहीं में है ना। ठीक है यार, एक तो तुमने खुद ही नोटिस कर लिया। हाँ, ये तो मैं करवाऊंगा यार। एक तो वो क्या मड गार्ड कुछ तो लगवाऊंगा यार। बहुत बुरा हाल है यार, उसका हाल देखो हाँ, ऊपर ये तक। तो बहुत ऊपर है। और बंदा- अभी एक दिन पहले सर्विस से पूरी चमकाई थी उन्होंने यार, इतनी प्यारी लग रही थी यार। ठीक है। इसका हाल यही हो गया फिर से। हाँ, तो एक तो ये तो ज़रूरी है ही है। और एक इस पे वो लगवा लूँ मैं? ये आई थिंक इस पे लगवा सकते हो। रीज़न बीइंग इसका जो आएगा ना बैलेंस शायद इतना बिगड़ेगा नहीं जितना उसका बिगड़ जाता है, क्योंकि ये अपना बिल्कुल टायर के ऊपर ही आ रहा है, ऑलमोस्ट व्हील के ऊपर आ रहा है, तो शायद इतना नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, Still वो व्हील से पीछे जा वो रहा है। पीछे एक्सटेंड हो रहा है। सही है सही है सही है। ठीक है। ठीक है। देन आपको वो भी लगवाने ही पड़ेंगे, सैडल वगैरह कुछ आते होंगे। अगर सैडल के लिए ना। स्टे के लिए। हम्म। ठीक है। और सारी गार्ड यहाँ पे इसमें, लगा। वो एक अच्छा वो एक आगे माउंट लगा सकते हो, एक फ़ोन वाला जैसे आपने लगाया है, और एक वो हो गया फ़ोन वाला Insta के तो लिए। मतलब लगा ही लेना, हाँ, मस्ट है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन वाला आ जाएगा, वो कैमरा वगैरह मैं आपको तो कोशिश मोटो करूँ ब्लॉगिंग करनी बजट ऐसा मिल जाए मुझे, ना खर्चा ऐसा बन जाए कि वो स्क्रीन लगवा लूँ। आजकल स्क्रीन चल रही है है। ना। हाँ हाँ, बहुत सही है यार वो लेकिन तो। इसमें तो नेविगेशन है ना। इसमें फ़ोन की बैटरी पूरी खत्म होगी, बताओ आज ढाई घंटे कितनी देर में पहुँचाऊँ इसके साथ कनेक्ट करके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। फ़ोन रखना पड़ता है, फ़ोन लॉक नहीं कर सकते आप। ओह, तभी। फिर तो गड़बड़ है। वही तो फिर इसमें मतलब मैं ये 2 चीज़ें लगवा लूँ, और हाँ। मैं विंडशील्ड तो इसकी वेट कर रहा हूँ। कंपनी से ही लगवाने का मन है मेरा, हाँ, मतलब कंपनी की सही नहीं, लगती है। कंपनी की ही कोशिश करना, जो चीज़ें कंपनी की आती हैं हाँ, वो कंपनी से ही लगवाओ। आफ्टर मार्केट सिर्फ वो चीज़ें लगवाओ जो एक्चुअली में आती नहीं है कंपनी से। समझ गया। तो फिर ऑल ओवर सही है ना, मतलब बाकी चीज़ें तो इसमें बाकी ठीक है मेरे हिसाब से। बेसिक चीज़ें, अपना मड फ्लैप हो गया, फ़ोन का होल्डर हो गया, इसका थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से चल जाएगा इस पर। अपना टॉप बॉक्स के लिए जो रैक लगाओगे
सेटल बैग वगैरह के लिए सेटल स्टे लगा ही लोगे। तो ठीक है भैया, लोवर तो मतलब आपने बता ही दिया है। बाकी चलते हैं अंदर ही, एक बार बात करते हैं। कुछ आप एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहाँ कहाँ घूमे हो अब तक। चलो, लेकिन हाँ उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यार, टेस्ट राइड तो अब हो नहीं सकती, बारिश वगैरह भी चल रही है, कम से कम एग्जॉस्ट साउंड इसका सुन लेते हैं। हाँ ऑन करो ना। ओके, तो ये हो गया आइडल पे साउंड। अब इसका ना चेक करते हैं, ज़रा एक्सप्रेट करते हैं। कैसी लगी आवाज़? आवाज़ बढ़िया यार, मतलब हिमालयन जैसी सी है ऑलमोस्ट, है ना, कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब जैसे विस्लिंग साउंड जैसे KTM में हल्का सा आता है ना, हाँ वैसा है। हाँ, ऐसा सब कुछ आ रहा था। राइट राइट राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया से यार राइडिंग गियर्स की। तो गियर्स में भैया क्या क्या ज़रूरी होता है? यार मेरे से ना पूछ तो रहे हो, लेकिन मैंने बहुत लेट गियर्स खरीदे हैं। मतलब अच्छा। मैंने पहले राइडिंग जैकेट खरीद लिया था 4-5 साल पहले, ओके। पर उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मेरे को सही में पता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर रेन लाइनर और विंटर लाइनर वो मेरे को बहुत बाद में पता लगा। मैंने तो शौक में खरीद लिया, लगता था कि सिर्फ लुक के लिए होती है। अच्छा। तो मेरे पास अगर बोलूँ तो मेरे पास अब राइडिंग जैकेट तो पहले से थी, तो वो है। राइडिंग पैंट्स मैंने अब लिए हैं महाराष्ट्र सीरीज से पहले। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जितनी बार भी मैंने ट्रायल लिया राइडिंग पैंट्स का, वो मेरे को लगता नहीं था कि इतने कंफर्टेबल है कि मैं उनको पहन पाऊंगा लंबे टाइम तक। तो फाइनली अब मैं दिल्ली गया चोपड़ा पे, और वहाँ पे बाइसन करके उन्होंने पैंट्स दिखाए, जो मेरे को मैंने 1-1.5 घंटा में ही पहन के देखा, मुझे लगा कि चल ठीक है। तो पैंट्स मैंने अब लिए हैं। राइडिंग शूज़ मैंने अभी भी नहीं लिए, क्योंकि जितनी बार भी मैंने वो ट्राई किया मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं उनको पहन के इतना लंबा चल पाऊंगा। तो मैं उसकी जगह डीकैथलॉन के ट्रैकिंग शूज़ आते हैं, वो भी सही है, वो काफ़ी अच्छे हैं। ट्रैकिंग शूज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते ही हैं। स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइट। एंड देन अच्छा, जब तक पैंट्स नहीं थे उससे पहले मैं वो इसके नी गार्ड्स वगैरह लगा के चलता था। हाँ सही है, सही है। ठीक है। एंड देन ग्लव्स और हेलमेट भी मैंने स्टड्स का लिया था 5 साल पहले, थंडर। तो अब वो अपग्रेड करना है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड हेलमेट। बहुत बजट रेंज में आता है, 2000 के अंदर अंदर आ जाता है, 2-2.25 में। तो मतलब कहने का है कि अगर हम राइडिंग कर रहे हैं तो गियर्स की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल है, इम्पोर्टेंस है। मैंने भी अभी चोपड़ा से ही लिए हैं अपने गियर्स। मैंने स्काला के पैंट, जैकेट, ग्लव्स और शूज़ लिए हैं लूज के। हाँ नहीं, नाइस, वो होने चाहिए। पर एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है कि अगर मैं एक चीज़ को पहन के कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, फिर देयर इज़ नो पॉइंट। तो मैं बहुत ज़्यादा इंश्योर करता हूँ कि यार उसमें मेरे को कंफर्टेबल भी फील होना चाहिए। तो उसके बदले में अगर मैं राइडिंग गियर्स इतने प्रॉपर नहीं कर रहा, तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं बहुत सेफ राइड कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि मैं नाइट राइड अवॉइड करता हूँ, मैं ओवर स्पीडिंग अवॉइड करता हूँ मैक्सिमम सिचुएशन में, जब तक कि फुल कॉन्फिडेंस ना हो। तो और ओवर स्पीडिंग क्या, मैं 100-110 की रेंज में ही चलता हूँ अगर मैक्सिमम चलता भी हो तो। ठीक है। तो वो सारा रहता है। मतलब जूते तो मैं भी कहूँगा, मैंने आज डाल के आपके यहाँ मिलने आया हूँ यार, वो अभी मेरे को आदत नहीं है यार, बहुत अजीब सा लग रहा था। और ग्लव्स भी डाले थे ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो फील नहीं आ रहा क्लच को, और जो पकड़ रहा हूँ ना मैं हैंडल, तो वो फील आना चाहिए ना कि बेयर हैंड से होता है। तो वो थोड़ा सा भाई है, मतलब वो प्रैक्टिस धीरे धीरे ही होगी जब मैं मतलब रेगुलर करने तो वो यूज टू होने में टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ हम लेते हैं नहीं उसको यूज टू होने में तो हमें टाइम लगता ही लगता है। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। तो गैजेट्स में मुझे क्या क्या, अगर कल को मैं ट्रैवल करूँ, मुझे क्या क्या लेके जाना ज़रूरी है बेसिक? सो यू आर टारगेटिंग फॉर मोटो व्लॉगिंग। हाँ। तो मोटो व्लॉगिंग में एक तो मेन है ही, जो तुमने शायद ले लिया, ऑस्मो एक्शन 4, जो हेलमेट पे लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड कैमरा। द ओनली थिंग उसमें अपने को एंगल का बड़ा ध्यान देना होता है। जैसे अपन जब चल रहे हैं तो कम से कम इतना एरिया जो हमारे हाथ का, हैंडल का, मीटर का, वो आना चाहिए, एंड देन आगे रोड आना चाहिए। तो कई बार वो हमारा ध्यान नहीं रहता, सिर्फ रोड दिख रहा होता है, बाइक नहीं दिख रही होती। तो वो एक पर्सपेक्टिव ऐसा दिखना चाहिए कि जैसे वो बंदा खुद राइड कर रहा है, अगर कोई आपका वीडियो देख रहा है तो वो एक चीज़ ध्यान देने लायक है। देन इसके अलावा मैं जो यूज़ करता हूँ वो Insta360 में बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग एंगल्स शूट करने की। मतलब क्योंकि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, मेरे को कोई और शूट करने वाला नहीं है, तो Insta360 से मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ऐसे लग रहा है कि कोई और मेरे को शूट कर रहा है, राइट। तो मैं आप उसका मतलब कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो उसका? मेरा वो भी पुराना हो गया, Insta360 X2 यूज़ कर रहा हूँ मैं। ना मेरे पास अब तो X4 आ गया। हाँ, बट तो आपने उसमें लेंस गार्ड वगैरह लगा रखे हैं? कुछ नहीं लगा रखा है। नहीं लगा रखे, फिर तभी क्लैरिटी आ रही है। लेंस से ना मैंने देखा है, मैंने लेंस गार्ड लगाए थे, थोड़ा सा ब्लर होता है फुटेज, थोड़ा सा वो डिस्टॉर्शन आ रहा है। और पावर बैंक वगैरह तो कॉमन ही है। पावर बैंक तो मैंने S10 लिया था, सैमसंग S10 2019 में।
अच्छा। उसका बैटरी बैकअप की वजह से मेरे को पावर बैंक लेना पड़ा, एंड थैंकफुली वो पावर बैंक बहुत ही बढ़िया है। 20,000 mAh का है, एम्ब्रेन का लिया था और वो 5 साल से चल रहा है। अभी भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वो नया था। तो पावर बैंक भी मस्त है। और लैपटॉप कैरी करते हो? लैपटॉप कैरी करते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी होती है। लैपटॉप हो गया, हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल एक आदि है। हाँ, एक SSD कैरी करता हूँ छोटी में। सही है। तो मतलब इक्विपमेंट्स में ज़्यादा हैवी नहीं रखना अपने को, ठीक ठाक। यार अगर स्पेशली हम बाइक से राइड कर रहे हैं तो जितना कॉम्पैक्ट हो सके चीज़ें उतनी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। मैंने जोश में मैंने भी एक DSLR ले लिया था, जैसे अब आपका लगा हुआ है। तो वो एक आध राइड में लेके गया, मैं समझ गया कि भैया ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब रिस्की है क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम है और फिर ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेंसेज अलग अलग आते हैं और वो सारी चीज़ें। हाँ, फिर उसके बाद उसको ऐसे ब्लॉक करना है हमें पकड़ के, तो वो तो 5 मिनट में अपना जो है ना कंधा ही दुखने लग जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ वो भी है, वेट तो होता ही है, इसका वेट है। तो जितना कॉम्पैक्ट हो, अब अपन आईफोन से करते हैं, वो तो सही है। ठीक है। और आईफोन मतलब बोल रहा हूँ, अदरवाइज सैमसंग का जो भी हाई एंड फोन्स हैं कोई भी काम करेगा, नॉट ओनली आईफोन। और बाकी एक्शन कैमरा हो गया, इंस्टा 360 हो गया, लैपटॉप हो गया एडिटिंग के लिए, SSD हो गई। हाँ, ड्रोन ज़रूर मैंने ले लिया। मेरा ड्रोन खो गया था। अच्छा। क्या कहते हैं, लद्दाख में। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं लंबे टाइम तक ड्रोन नहीं लूँगा, बिकॉज जब तक बजट बनेगा तब देखेंगे। फिर महाराष्ट्र जाने से पहले लगा यार इतना बढ़िया जहर नज़ारे होने वाले हैं वहाँ के, तो वो सिनेमैटिक्स तो आने चाहिए। तो ड्रोन फिर मैंने ले लिया। आपका ड्रोन कौन सा है? ड्रोन अब मैंने लिया है DJI Air 3। इससे पहले था Mini 2, जो मिनी ड्रोन की कैटेगरी में आता है। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, बहुत तेज़ हवा में वो थोड़ा हवा के साथ बह जाता था। अच्छा। तो Air 3 हैवी ड्रोन है, बहुत हैवी ड्रोन है। तो उसमें विंड रेजिस्टेंस बेटर है, मच बेटर है। और क्वालिटी भी होगी उससे? क्वालिटी नो डाउट, वीडियो क्वालिटी तो अब वो 3 जनरेशन अपग्रेड भी तो हो गया ना। हाँ सही है, सही है। मतलब ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली मुझे ध्यान रखनी है। और वैसे आप कहाँ घूमे हो अब तक? मैं बाइक से पूछ रहा हूँ। बाइक से ट्रैवल, लाइक आप वैसे भी ट्रैवल करते ही हो? हाँ, वैसे भी ट्रैवल किया है, लेकिन अब मतलब ज़्यादा फोकस मेरा बाइक से ही है। तो बाइक से शुरुआत तो वैसे मेरे पास पहले TVS विक्टर थी, तो वहाँ पे ऋषिकेश मसूरी वगैरह से की थी। फिर मेरे को लगा कि नहीं अब बुलेट लेनी चाहिए, क्योंकि 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगता था बुलेट लेनी है और पूरा इंडिया नाप देना है। तो बुलेट लेके फिर पंजाब, जैसलमेर, हिमाचल वगैरह के कुछ पार्ट्स। देन फाइनली मैं बुलेट जब 14 साल हो गए थे तो मैं गोवा गया था। तो वो मेरी सबसे लंबी राइड फिर गोवा वाली थी, 4000 किलोमीटर की थी टोटल। 4000 किलोमीटर गोवा? हाँ, आना जाना वहाँ पे घूमना लोकल में, क्योंकि गोवा वैसे तो अराउंड 1700 किलोमीटर है ना, 1800-1900 है। बाकी इंटरनली तो 400 किलोमीटर चल गया। तो कैसा था गोवा बाइक पे? तो ऑसम। बाइक पे तो मैं आई एम ऑलवेज हैप्पी यार। बस ये है कि मेरे को पहले ये नहीं पता था कि मैं सोलो राइड कर सकता हूँ। अच्छा। पहले मेरे को हमेशा फ्रेंड चाहिए ही होता था। रादर बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ अगर यहाँ मार्केट तक भी जाता था मेरे को कोई फ्रेंड चाहिए होता था बकैती करने के लिए। पहली बार मैंने एक सोलो राइड किया हिमाचल का, एंड तब पता लगा कि यार दिस इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल। मतलब कि सोलो राइड करना इज़ रादर मच फन। तो वहाँ से मुझे समझ में आई कि हाँ यार सोलो राइड करना चाहिए। तो प्लान मेरा खुद वैसे गोवा का है, मतलब मेरा मन है गोवा, क्योंकि मैं गोवा तो मैं कनेक्टेड हूँ गोवा से, क्योंकि मैं लॉकडाउन में गोवा फंसा था 2020 में। 6 महीने गोवा, उसके बाद अगले साल में फिर एक महीना गोवा रहा था। और तो गोवा से अपना भाई है पुराना नाता। गोवा है जगह तो वही, उसके बाद तो अब जब आपने हाईनेस ले ली फिर आप कहाँ घूमे? अच्छा, हाईनेस लेने के बाद सबसे पहला जो ट्रिप मारा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मैंने किया था पूरा राम जी की यात्रा, बिकॉज आई हैव बिन वॉचिंग रामायण सिंस माई चाइल्डहुड। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ना, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे राम जी का वो वनवास रहा। तो मैंने शुरुआत ही की अयोध्या से, स्टार्ट किया अपना ट्रिप। यहाँ से अयोध्या गया और अयोध्या से पूरा रामेश्वरम राम सेतु तक गया, जहाँ जहाँ राम जी अपने वनवास में रुकते हुए गए थे। तो आप वो इंडिया के पूरा बॉटम टच करके? पूरा बॉटम तक। एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। रीज़न एक, मेरे को जो मैंने सिर्फ रामायण में देखी थी और सुनी थी, वो जगहें जाके मैंने वहाँ पे फील की कि ये जगह आज की डेट में है, कैसी हैं ये सब। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप था। उसके बाद फिर मैंने वापस आके केदारनाथ किया। केदारनाथ तो छोटा सा ही ट्रिप रहा उसके मुकाबले, क्योंकि वो था पूरा 8000 किलोमीटर का ट्रिप जो मैं राम सेतु तक का बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो ऐसे 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 घूमता गया ना। ओके। तो वो 8000 किलोमीटर का था। फिर केदारनाथ, देन थर्ड ट्रिप मैंने किया था केदारनाथ के बाद स्पीति वॉज ऑसम। वो तो स्पीति तो नाम बहुत सुना है मैंने। हाँ, स्पीति इज़ टफ एंड ऑसम। उसके बाद मैंने किया मेघालय। ओके,
सही है। एंड देन मेघालय के बाद तो फिर मैंने थोड़ा मतलब फैमिली ट्रिप किया मॉम डैड के साथ। फिर मैंने कृष्ण यात्रा की, जैसे पहले राम यात्रा की थी, अच्छा। फिर कृष्ण यात्रा की पूरी एंड टू एंड, मथुरा से लेकर सोमनाथ तक, जहाँ तक श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे थे, तो वो कार से की थी। फिर फैमिली ट्रिप सिंगापुर एंड देन अगेन अब रेगुलर बाइक से कर रहा हूँ, जैसे लद्दाख किया एंड अभी जस्ट महाराष्ट्र करके आया हूँ, तो हाईनेस से ये सारा किया। ठीक है, तो गाइज ये सारी वीडियोस इनके चैनल पे आप देख सकते हो यार। किसी को अगर कुछ जानना है, देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो। और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मेरे को खुद ज्वाइन करना है यार। अगर आप कुछ ऐसा कम्युनिटी बनाते हो, कोई ग्रुप बनाते हो, तो बाइक राइड पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मुझे लगता है जो देख रहे हैं वो भी शायद कोई ज्वाइन करना चाहेगा। यार मैं खुद चाहता हूँ कि मैं कम्युनिटी बनाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली राइडिंग विद द कम्युनिटी और राइडिंग विद द ग्रुप इज़ डिफरेंट लेवल फन। पर उसमें मेरे को एक ये लगता है कि यार देखो, मेरे को अकेले में कुछ किसी से पूछना नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। फिर मे बी उसमें ज़्यादा चांसेस ये भी हो जाते हैं कि कोई बंदा अगर 10 बंदों में से 3 बंदे कह दें कि यार ये इस ट्रिप को 4 दिन डिले कर दें क्या, या 6 दिन डिले कर दें, तो वो मेरे को लगता है कि वो ना फिर वो लिंगर ऑन होता जाता है। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल लाइक माइंडेड लोग मिल पाएँ अपने को, जिसमें एक बार डिसाइड हो गया कि जा रहे हैं, तो वो 100% एफर्ट्स होना चाहिए कि उस टाइम पे जा रहे हैं। मतलब कैजुअल शेड्यूल आपका सेट है, अगर ये चीज़ें कवर करनी है तो फिर वो शेड्यूल पे ही चले। हाँ, वो कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए ना कि यार कोई नहीं, अपना ही ग्रुप है, 2 दिन लेट भी चले जाएंगे तो क्या है, वो कैजुअल अप्रोच मैं वहाँ जाके बोल देते हैं कि यार हमें बढ़िया लग रहा है, हम 2 दिन और रुक के आएंगे, आप चले जाओ वापस। फिर थोड़ा लगता है यार ग्रुप में गए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। हाँ बिल्कुल, तो वो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा लाइक माइंडेड लोग अगर ऐड हो तो डेफिनेटली फिर तो फन है। तो ठीक है यार, मतलब सारी चीज़ें सॉर्टेड ही हैं वैसे तो। मैं भी देखता हूँ मेरे साथ कब बनेगा, मतलब इनके साथ मेरा प्लान कब बनेगा ट्रैवल का, तो मैं लाइक माइंडेड ही रहूँगा, मैं वैसा फॉलो कर लूँगा मैं तो। लेकिन आपका अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा? विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब विदाउट इवन थिंकिंग फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई वुड से लद्दाख तो यार ड्रीम है। लद्दाख एक्चुअली मैंने 2015 में किया था। ओके। पर समहाउ मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मैं लद्दाख को इतना फील नहीं कर पाया था, मे बी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम थी या जो भी था रीज़न। इस बार मैं लद्दाख गया हूँ ना, तो आई थॉट कि यार दिस इज़ द प्लेस, मैं साल में 3 बार 4 बार भी आ सकता हूँ। अच्छा। आई रियली एन्जॉयड दिस प्लेस, इतना मज़ा आया वहाँ पे। क्या ब्यूटी है, क्या वहाँ जाने की स्ट्रगल है, मतलब यू फील सेंस ऑफ अचीवमेंट। रीज़न कभी सांस फूल रही है, हाँ सांस फूल रही है, उस टाइम पे अपने को मतलब कंसंट्रेट करके चलाते रहना है, देन यू आर वॉचिंग दैट ब्यूटी। तो नो डाउट लद्दाख है यार। और जैसे आप इतना ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, मतलब होता ही है, तो कभी होता है ना कि रिस्क, कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी ऐसे एक्सीडेंट छोटा मोटा? यार एक्चुअली डेफिनेटली रिस्क रहता है। अच्छा। कैसे रहता है? सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है ये जो आवारा पशु होते हैं ना, इनका रहता है। अच्छा। मैं गुजरात में एक जगह रुका था, वहाँ से 1100 किलोमीटर बाकी था, मैं कहा मैं घर पहुँच जाऊँगा, एंड मैं पहुँच जाता। बट शाम को 7:30 बजे 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि आवारा पशु बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दिखाई दिए। है ना, गाय वगैरह। तो मैंने कहा छोड़ो भैया, कोई रिकॉर्ड कायम नहीं करना, एक रिकॉर्ड बनाना है कि सेफली पहुंचना है। और जो इंसिडेंट हुआ था वो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक जंगली जानवर की वजह से। मैं गुजरात में मांडवी बीच से निकला था और भुज में स्टे कर रहा था। रात को 8 बजे अपन लोग निकले, मैं अराउंड 80 की स्पीड पे था, बुलेट थी तब मेरे पास 2017 में। तो बिल्कुल लास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे मेरे को एक जानवर दिखाई देता है, जिसका सीधा ये जो फोरहेड है वो मेरे बुलेट के साइड के हैंडल पे लगता है, साइड में। ओ भाई साहब। तो इतना इम्पैक्ट था कि मेरे पीछे जो मेरा फ्रेंड था उसने देखा कि वो जानवर जो है वो तो सड़क पे ही गिर गया, क्योंकि उसको बहुत तेज़ लगी ना डायरेक्ट यहाँ पे। एंड इतना इम्पैक्ट था कि हैंडल टेढ़ा हो गया एंड मेरे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। तो वो एक इंसिडेंट था। तो उसमें फिर क्या किया अपन लोगों ने कि मेरी बाइक तो ट्रेन पे चढ़ा के भेज दी। अच्छा। और फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ, मतलब मेरे प्लास्टर हो गया था क्योंकि हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पूरा रास्ता पीछे बैठ के आया। और पीछे बैठ के आना पिलियन राइडर की सबसे ज़्यादा लगती है। कुछ नहीं कर सकते, आपको बस बैठे रहना है और वो पिछू दर्द हो जाएंगे आपके अच्छी तरह। तो उस केस में भी फिर मैंने यही किया था कि रास्ते में जहाँ पे खाली रोड दिखती थी मैं बोलता था कि यार तू पीछे आ। तो वो ऐसे हाथ से क्लच दबा दबा के गियर चेंज करता और फिर चल ही जा रहे हैं बस। तो पीछे नहीं बैठा जाता। तो ऐसा होता है, तभी लिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि यार नाइट राइड तो अवॉइड करो, मतलब 100% अवॉइड करो। गाइस आप लोगों को यार मिल गई होगी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं जल्दी प्लान करूँगा इनके साथ राइड एक। मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो बता दूँगा। तो ठीक है भैया, चलता हूँ मैं भी फिर, यार लेट होगा वरना
टोटल काफ़ी दूर है, 43 किलोमीटर्स दिखा रहा था मुझे। वो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी हाँ तो ठीक है, एवरेज भी तुम्हें दिखा दी थी मैंने, मतलब आ रही है 26-27 मान के चल लो। चलो जी, मिलते हैं फिर। मिलते हैं जल्दी, बाय। आराम से जाना, फ़ोन कर देना। डन डन डन, मैं टेक्स्ट कर दूंगा। गोरिल्ला 450